ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज़ में हम लोग यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये सीरीज़ जो है यूपीपीएससी मेंस 2020 को देख के बनाई गई है और ये इस सीरीज़ का जो है 9th लेक्चर है। आज का लेक्चर शुरू करने के पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल पर देख रहे हैं। अगर आप लोग ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिए। आप हमारे पेड ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीट्रिपलएससी, ईपीएफओ के लिए प्रिपेयर करें तो आप हमारे पेड कोर्स से ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको सभी पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाती हैं। इसमें आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाती है और हमारे जो रेगुलर टेस्ट होते हैं उससे आप घर बैठे ही अपनी परफॉर्मेंस को रेगुलरली इवैल्यूएट कर सकते हैं। आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप जो है उसे भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए आपको अपनी डिवाइस पे टेलीग्राम को इंस्टॉल करके उस पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को सर्च करके उसे ज्वाइन कर लेना है। ये बिल्कुल ही फ्री है और यहाँ पे आपको सभी नोटिफिकेशंस दे दी जाती हैं और किसी भी अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करेंगे और जो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है पेपर नंबर 1 से और क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा करें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो इंडिया का जो भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो अब हम उनके पूरे रोल को यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। इनके जो रोल है, महिलाओं का जो रोल है, इसको हमने 2 फेज़ में बांटा है। ठीक है, एक 1857 में जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था और एक जो है 1857 के बाद। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो 1857 तक की बात करें तो उसमें भीमाबाई होलकर जो थी उन्होंने जो है ब्रिटिश कर्नल मैल्कम जो है, ठीक है, उन्होंने जो ब्रिटिश कर्नल मैल्कम जो है उनके खिलाफ जो है बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी और उनको एक गुरिल्ला वारफेयर में जो है उनको हराया था। इसके बाद हम देखते हैं महारानी वेलु नाचियार को, जो कि इकलौती ऐसी क्वीन है जिन्होंने ब्रिटिश आर्मी को ब्रिटिश आर्मी को सफलतापूर्वक हराया था। फिर इसके बाद हम बात करेंगे रानी चिन्नम्मा ऑफ कित्तूर की, जिनको कि उनके पति के मृत्यु के बाद उनके जो अडॉप्टेड सन था उसको लीगल हेयर मानने से इनकार कर दिया था ब्रिटिश सरकार ने। तो इसी के खिलाफ उन्होंने यहाँ पे लड़ाई लड़ी और जो धारवाड़ के, ठीक है, धारवाड़ के जो कलेक्टर थे उसको उनको इन्होंने मार दिया था और वहाँ पे अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। और यही हम देखते हैं जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, 1857 का वृद्ध हुआ था, इसमें रानी लक्ष्मीबाई की बहुत अहम भूमिका हमने देखी थी। और इस यहाँ पर भी जो रानी लक्ष्मीबाई का जो अडॉप्टेड सन थे उनको लीगल हेयर मानने से मना कर दिया गया था। तो उसी के अगेंस्ट जो है रानी लक्ष्मीबाई ने जो है पूरी लड़ाई लड़ी थी और उन्होंने झांसी के क्षेत्र से जो है पूरी लड़ाई लड़ी थी। यही हम 1857 में बेगम हजरत महल को देखें तो उन्होंने लखनऊ में जो है लखनऊ में जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी थी। इसके बाद हम बात करेंगे जो है 1857 के बाद की। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जितने भी जो वुमेन हैं उनका बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रोल रहा है मास मूवमेंट में। ठीक है, जो जन आंदोलन था उसमें उनकी बहुत ही ज़्यादा सक्रिय भूमिका हमें देखने को मिली है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो कस्तूरबा गांधी जो है उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किसमें किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट में किया था। और जो उनके हस्बैंड जो थे गांधी जी थे उनको बहुत ही ज़्यादा मॉरल सपोर्ट देती रही थी। फिर इसके बाद अगर हम बात करें विजय लक्ष्मी पंडित की, तो वो जो है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट से जुड़ी हुई थी। ठीक है, सभी ने अवज्ञा आंदोलन से जो है विजय लक्ष्मी पंडित जो है पूरी तरीके से जुड़ी हुई थी और यहाँ पे इनकी जो है बहुत ही ज़्यादा सक्रिय भूमिका हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करेंगे अरुणा असफ अली, सुचेता कृपलानी और उषा मेहता की, जिनकी सक्रिय भूमिका हमें इसमें देखने को मिलती है, क्विट इंडिया मूवमेंट में देखने को मिलती है। उषा मेहता जो है उन्होंने अंडरग्राउंड रेडियो का संचालन भी किया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स भी ऐसे हुए थे जिसमें कि हमें महिलाओं की भूमिका जो है देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम बात करें कल्पना दत्त की, कल्पना दत्त जो है इन्होंने जो है आर्मरी चित्तागोंग आर्मरी रेड में जो है इन्होंने हिस्सा लिया था। और जो रानी गैदिन लियू हैं, ठीक है, इन्होंने 1931-32 में नागा मूवमेंट को पूरा लेड किया, नागा मूवमेंट का पूरा नेतृत्व किया था, जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था। और जो रानी गैदिन लियू थी इन्होंने अपना जो पूरा सपोर्ट दिया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी। तो इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है महिलाएं जो है उन्होंने पूरी तरीके से जो है, अगर शुरू से देखें तो 1857 के पहले से लेके पूरा जो स्वतंत्र, जब तक कि इंडिया को
स्वतंत्रता मिल नहीं गई तब तक अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है इसमें किया था। इसके बाद हम देखेंगे कि भीखाजी कामा है, विजय लक्ष्मी पंडित हैं, सरोजनी नायडू हैं, इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे अपनी आवाज़ उठाई थी। भीखाजी कामा को जैसे कि हम जानते हैं कि उन्होंने पहली बार जो है जर्मनी में जो है आवाज़ उठाई थी। विजय लक्ष्मी पंडित जो हैं इन्होंने भी इंटरनेशनल लेवल पे अपनी वॉइस रेज़ की थी। और सरोजिनी नायडू जो हैं उन्होंने थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इंटरनेशनल लेवल पे भारत की स्वतंत्रता के लिए अपनी अपनी आवाज़ उठाई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि नेशनल लीडर्स जो हैं यहाँ पे बहुत सारी वुमेन जो है उनको जो कि नेशनल लीडर्स के रूप में भी उभर के आई थी। जैसे कि सरोजनी नायडू हैं, एनी बेसेंट है, नेली सेन गुप्ता है, ये आईएनसी की ये तीनों ही महिला ऐसी हैं जो कि आईएनसी की जो प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। एनी बेसेंट जो है ये 1917 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है प्रेसिडेंट चुनी गई थी। सरोजनी नायडू जो है 1925 में आईएनसी की प्रेसिडेंट चुनी गई थी। और नेली सेन गुप्ता जो है वो 1933 में आईएनसी की इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है प्रेसिडेंट चुनी गई थी। तो इन्होंने जो है हर तरीके से जो है महिलाओं ने यहाँ पे अपना पार्टिसिपेशन भारत की स्वतंत्रता क्रांति में दिया था। इसके बाद हम देखते हैं स्वदेशी मूवमेंट में। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है जो आम महिलाएं हैं, जो अर्बन मिडिल क्लास की जो महिलाएं हैं, शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा हमें सक्रिय भूमिका देखने को मिली थी। उन्होंने बहुत सारी पिकेटिंग जो है विदेशी वस्तुओं की दुकानों, शराब की दुकानों पर उन्होंने धरना दिया था। तो यहाँ पर जो है जो हम कॉमन वुमेन को देखते हैं, जो कि आम महिलाएं हैं, उनकी भी यहाँ पे हमें भूमिका देखने को मिलती है कि उन्होंने भी बढ़ चढ़ के जो है पूरी जो हमारी जो भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई थी उसमें बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। एनी बेसेंट है, उन्होंने होम रूल लीग में जो है पार्टिसिपेट उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर जो है होम रूल लीग जो है उसको चलाया था वर्ष 1916 में। लक्ष्मी सहगल की बात करें तो लक्ष्मी सहगल ने आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट का नेतृत्व किया था। और राजकुमारी कौर की अगर हम बात करें तो ये ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस का इन्होंने जो है इन्होंने स्थापना की थी। तो हम देखते हैं कि जो केवल ऐसा नहीं है कि जो बहुत ही ज़्यादा अ, मतलब कि जो क्रीम वुमेन है, ठीक है, जो क्रीमी जो कि मतलब कि जो बहुत ही रॉयल फैमिलीज से हैं, वो केवल ऐसी महिलाओं ने केवल स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट नहीं किया, बल्कि जो कॉमन वुमेन थी उनका भी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रोल हमें देखने को मिलता है पूरे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर। और क्वेश्चन है, व्हाट यू मीन बाय ई गवर्नेंस, डिस्कस इट्स एडवांटेजेस विद सुटेबल एग्जांपल्स। मतलब कि ई गवर्नेंस से आपका क्या अभिप्राय है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ इसके लाभों पर चर्चा करें। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पेपर नंबर 2 से। और क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ई गवर्नेंस, डिस्कस इट्स एडवांटेजेस विद सुटेबल एग्जांपल्स। ई गवर्नेंस से आपका क्या अभिप्राय है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ इसके लाभों पर चर्चा करें। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग समझेंगे कि आखिर ई गवर्नेंस होता क्या है। तो ई गवर्नेंस का मतलब है सरकार जो है वो बहुत सारे जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है। मतलब कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का यूज़ करती है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है, जिससे कि जो सरकारी सेवाएं जो लोगों को मिलती है, या फिर सरकार को कोई भी सूचना देनी होती है या लोगों को सेवाएं प्रदान करनी होती है, तो उसके लिए जो है वो आईसीटी का यूज़ करती है। तो उसी को क्या कहते हैं, उसको हम ई गवर्नेंस कहते हैं। तो इसके बहुत सारे सिग्निफिकेंस हैं जो इसको जो ई गवर्नेंस है, ये स्मार्ट गवर्नेंस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। स्मार्ट गवर्नेंस का मतलब है, इसका मतलब है कि ये बहुत ही ज़्यादा सरल है। लोगों की इसकी पहुँच बहुत ज़्यादा लोगों की जो है सूचनाओं तक पहुँच बहुत अच्छे से हो जाती है। और साथ साथ जो लोगों को जो सेवाएं प्रदान करना होता है उसका प्रौद्योगिकी की मदद से लोगों को सेवाएं भी बहुत अच्छे से उपलब्ध कराई जा सकती हैं। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं उसको सूचना वितरण करने का जो कार्य है उसको बहुत ही ज़्यादा सरल बनाता है। मॉरल, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा नैतिक है, क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी बायस नहीं होती। तो इसलिए जो है इससे जो है गवर्नेंस जो है पूरी उसमें एक मॉरलिटी देखने को मिलती है, उसमें नैतिकता का भी हमें उदाहरण देखने को मिलता है। अकाउंटेबल, जवाबदेही जो है सुनिश्चित करता है। रिस्पॉन्सिव है, बहुत ही ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी है वो तुरंत के जो है उत्तरदायी है। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो है हम जो है कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है तुरंत
तुरंत ही जो है वो किसी को भी दे सकते हैं। ट्रांसपेरेंट सभी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा पारदर्शी बनाता है, बिकॉज़ टेक्नोलॉजी जो ऐसी चीज़ है जो कि जो अगर किसी भी क्षेत्र में अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए तो पूरा जो सिस्टम होता है, व्यवस्था है, उसको हम बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। तो ये जो ई गवर्नेंस है, इसमें 4 प्रकार से जो है इंटरैक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। तो वो कौन-कौन से इंटरैक्शन है, एक नज़र हम उस पे डाल लेंगे। सबसे पहले है गवर्नमेंट टू सिटीज़न, सरकार से नागरिक के बीच जो है इसमें ये जो इंटरैक्शन होता है या संबंध स्थापित होता है। तो गवर्नमेंट जो है बहुत तरीके से जो है जितने भी जो सिटीजन्स हैं, यहाँ के नागरिक हैं, उनको बहुत तरीके की सेवाएं प्रदान करती है, सर्विसेज देती है और इनको बहुत तरह की जो है इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, उसके लिए वो आईसीटी का यूज़ करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम हेल्थ सेक्टर के लिए देखें, ठीक है, अगर हम हेल्थ सेक्टर में देखें तो क्या है, यहाँ पे मेरा अस्पताल करके जो गवर्नमेंट का जो ऐप है वो बताता है कि अस्पताल की दूरी अस्पताल जो है किसी इंसान से कितनी दूरी पर है। इसी तरह अगर हम कोविड-19 में देखें के दौरान देखें तो यहाँ पर जो है आरोग्य सेतु ऐप जो है वो गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। तो जिससे कि लोगों को जो है इसको पता करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है कि उनके आस-पास कोई संक्रमित व्यक्ति तो नहीं है, या फिर अगर वो जहाँ से गुज़रे हैं तो वहाँ पे जो है उनके आस-पास कोई संक्रमित व्यक्ति तो नहीं था। तो इस तरीके से जो है गवर्नमेंट टू सिटीज़न्स जो है बहुत सारी जो है फैसिलिटीज़ दी गई जाती हैं। इसी तरह अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें, ठीक है, अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें जो सरकार है उस वो बहुत सारी जो है आईसीटी से रिलेटेड उसने बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो स्टार्ट किए हैं, जैसे कि स्वयं प्रभा है, जो कि डिजिटल चैनल्स जो हैं टीवी के द्वारा जो है लोगों को शिक्षित किया जा रहा है। इसके साथ अगर हम कोविड-19 पैंडेमिक देखें तो यहाँ पर भी बहुत सारे जो हैं जो अलग-अलग राज्य सरकार है उन्होंने बहुत सारी जो है एजुकेशन सेक्टर से ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बहुत सारी जो हैं प्रोग्राम स्टार्ट किए थे। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली सरकार ने मिशन बुनियाद की स्टार्ट किया था, ठीक है, मिशन बुनियाद स्टार्ट किया था ऑनलाइन एजुकेशन के क्षेत्र में। यहीं अगर हम बिहार गवर्नमेंट की बात करें तो बिहार गवर्नमेंट में ने स्टार्ट किया था उन्नयन इनिशिएटिव, ठीक है। तो इस तरीके से जो सरकार है वो लोगों को अपने उनके जो नागरिक हैं वहाँ पे जो है उनको सेवाएं प्रदान करती है आईसीटी के द्वारा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं तो जो गवर्नमेंट और सरकार के और गवर्नमेंट और जो सिटीज़न है, नागरिक है, सरकार और नागरिक के बीच में एक यहाँ पे इंटरेक्शन स्थापित हो रहा है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट टू बिजनेसेस, सरकार से व्यवसाय, ठीक है, जो सरकार है वो बिजनेस गवर्नमेंट जो बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं उनके साथ भी बहुत तरीके से इंटरेक्शंस करती हैं। जैसे कि अगर गवर्नमेंट टू बिजनेस को अगर हम देखें तो इस क्षेत्र में भी सरकार जो है बहुत सारे जो है ये आईसीटी के यूज़ करके जो है बिजनेस को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। जैसे कि अगर हम डिजिटल पेमेंट की बात करें, ठीक है, डिजिटल पेमेंट की बात करें तो सरकार जो है यूपीआई लेके आई है, ठीक है। इसी के साथ साथ जो है लाइसेंसेस हैं, परमिट है, ई वे बिल है, ये सब कैसे ही जनरेट होते हैं, ये सब जो है ऑनलाइन ही जनरेट हो सकते हैं। ई वे बिल जो है ऑनलाइन जनरेट होता है। तो इस तरीके से जो है पूरा आईसीटी की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार से सरकार के बीच भी यहाँ पे इंटरेक्शन स्थापित होता है। जब भी कोई फंड ट्रांसफ़र करना होता है तो उसके लिए भी आईसीटी का यूज़ किया जाता है। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, सरकार से कर्मचारी, ठीक है, यहाँ पे जो सरकार के से जो इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में भी एक इंटरेक्शन स्थापित हो रहा है। जब सैलरी ट्रांसफ़र करना होता है या फिर अटेंडेंस को मॉनिटरिंग करने के लिए भी जो है यहाँ पे आईसीटी का यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि आजकल जो अटेंडेंस जो रिपोर्ट हो रही है वो किससे हो रही है, वो बायोमेट्रिक का यूज़ हो रहा है उसमें आपको अपने फिंगरप्रिंट्स देने पड़ते हैं, थंब प्रिंट्स देने पड़ते हैं, तब आपकी जो है अटेंडेंस रिकॉर्ड होती है। तो ये क्या है, ये एक आईसीटी का ही यहाँ पे यूज़ हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम यूपी गवर्नमेंट की बात करें तो यूपी गवर्नमेंट का जो अटेंडेंस रिकॉर्डिंग के लिए जो अटेंडेंस मॉनिटर करने के लिए वो जो है एक प्रेरणा पॉलिसी जो है वो लेकर के आई है। तब यहाँ पे देखेंगे कि इसके ई गवर्नेंस के आखिर क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं उसको बहुत ही गुणवत्तापूर्ण तरीके से जो है उसको लोगों तक पहुँचाया जा सकता है आईसीटी की मदद से, ठीक है। जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं या फिर जो सेवाएँ जो गवर्नमेंट के लोगों को देती है, नागरिक को देती है, उसकी गुणवत्ता में बहुत हद तक सुधार हो सकता है। जैसे कि एम पासपोर्ट सेवा है, ठीक है, लोगों जो है पासपोर्ट जो है वो घर से बैठे ही जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है जो
उनका प्रशासनिक कार्य है और जो सरकार जो सेवा दे रही है पासपोर्ट बनवाने की, उसमें बहुत ही ज़्यादा सरल कर सकते हैं। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो लोगों को जो जानकारी तक जो पहुंच है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इससे आईसीटी के थ्रू, क्योंकि जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो कहीं से भी बैठकर जो है अपनी कोई भी जानकारी जो है वो हासिल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लैंड रिकॉर्ड्स की बात करें तो लैंड रिकॉर्ड्स जो है अब सब कुछ वो जो है ऑनलाइन हो गया है, और जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो अपने लैंड रिकॉर्ड्स को जो कहीं से बैठ के उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसकी सूचना जो है वो ले सकते हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट भूमि है या फिर स्वामित्व स्कीम है, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो इस तरीके से लोगों की जो जानकारी तक पहुंच को भी ये बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। रिड्यूसेस करप्शन, भ्रष्टाचार को बहुत हद तक कम करता है, क्योंकि ये जैसे कि बहुत सारे जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की जो स्कीम लाई है सरकार, और इसको जो है जो लोगों का राशन कार्ड है उसको आधार से लिंक कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी जो घोस्ट कार्ड्स होते थे, या फिर जो बहुत ज़्यादा करप्शन होता था फेयर प्राइस शॉप में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, उसको भी बहुत हद तक कम करने के साथ बहुत हद तक कम करने में मदद मिलती है। जो पहल स्कीम है, जिसमें कि जो एलपीजी की सब्सिडी जो होती है वो डायरेक्ट जो है लोगों की किस में जाती है, वो बैंक अकाउंट में जाती है। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि बैंक अकाउंट को आधार से लिंक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये पता चलता रहे कि एक्चुअली में जो बेनिफिशियरी है उसी के अकाउंट में पैसा जा रहा है कि नहीं। तो इसलिए जो है ये भ्रष्टाचार को बहुत हद तक कम करने में मदद करता है। ये ट्रांसपेरेंसी जो है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, पारदर्शिता को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। जो लोग हैं वो जो है वो कोई भी सूचना जो है वो ऑनलाइन जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है लोगों के जो है उनके बीच में जो है सरकार और जनता के बीच में एक स्वस्थ और पारदर्शी जो है कम्युनिकेशन को जो है वो और मजबूत बनाया जा सकता है। तो इससे जो है पारदर्शिता जो है वो और ज़्यादा बढ़ती है। कन्वीनियंस, लोगों को सुविधा बहुत ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि जैसे कि लोगों के जो लोकेलिटी है, जो लोकल एरियाज़ में भी बहुत सारी उनको जो है उनको सर्विसेज प्रदान की जाती है। जैसे कॉमन सर्विस सेंटर जगह जगह पे बनाए गए हैं, रूरल एरियाज़ में, दूर दराज के इलाकों में, दूरस्थ इलाकों में जो है कॉमन सर्विस सेंटर जो है वो सेटअप किया गया है, जो कि वहाँ पे राशन कार्ड है, कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं, ये सब बनाने के लिए लोगों को अब दूर दूर ऑफिस के चक्कर नहीं काटने होते, वो कॉमन सर्विस सेंटर पे ही जाके इन सब चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लोगों के लिए कन्वीनियंट चीज़ बहुत हो गई है, उनको सुविधा बहुत ज़्यादा इससे दी गई है। रिडक्शन इन कॉस्ट, लागत में बहुत ज़्यादा कमी आती है, क्योंकि जो अब क्या है, अब स्टेशनरी की कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बच जाती है। पहले जो पेन पेपर की जो कॉस्टिंग होती थी, अब सब जब अब सारी जो इन्फॉर्मेशन जो है डिजिटली अवेलेबल है, तो इससे जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा उसमें कमी आती है, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से पहल है, कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं, जो कि हम कुछ एग्जांपल्स की यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो सरकार लेके आई है, ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है वो बहुत तरीके से इंडिया में जो है लेकर आई है, बहुत सारे क्षेत्रों में जो गवर्नमेंट है वो लेकर आई है। जैसे कि क्या है, जैसे कि अगर एलपीजी की सब्सिडी देनी है तो वो डायरेक्ट जो है खाते में चली जाती है। फार्मर्स को जो सब्सिडीज़ देनी होती है, उसके लिए भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का जो है यूज़ किया जाता है, कि जितना भी जो पैसा, जो भी ने भी सब्सिडीज़ का जो पैसा है, वो जो उसके जो हितधारक हैं वो डायरेक्ट ही उनके उनके अकाउंट में चले जाते हैं। तो इसलिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जो है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है, ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। एम गवर्नेंस और मोबाइल गवर्नेंस। एम गवर्नेंस या मोबाइल गवर्नेंस से मतलब है कि लोगों के जो मोबाइल के द्वारा जो है उनको सूचना प्रदान की जाती है, उनको उनको सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं। उनके जो मोबाइल फ़ोन होते हैं वो ही उनकी सर्विस जो है, उससे सेवाएं जो है उनको उपलब्ध कराई जाती हैं। जैसे कि अगर कहीं पे भी कंप्लेंट रजिस्टर करनी हो, तो जो नागरिक हैं वो अपने स्मार्टफोन का यूज़ करके अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। आरटीआई, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है उसको अगर आरटीआई के तहत मांगना है तो उसका भी जो है वो लोग ऑनलाइन उसको जो है मांग सकते हैं। एम पासपोर्ट सेवा है, टिकट बुक कर सकते हैं आईआरसीटीसी के ऐप से, या फिर अगर फार्मर्स को जो भी किसान हैं उनको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन देनी हो, अगर क्लाइमेट के अलर्ट देना हो, या फिर उनको बताना हो, उनको उनकी फार्मिंग के बारे में अगर कोई भी जानकारी चाहिए होती है, तो वो सब किससे, मोबाइल के द्वारा ही दी जा सकती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मोबाइल गवर्नेंस है उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। मोबाइल फ़ोन के थ्रू जो है लोगों को सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, और जो है कोई भी इंफॉर्मेशन जो है लोग वहाँ पे उसको एक्सेस भी कर सकते हैं।
MyGov.in है। इसमें क्या होता है, इसमें सिटीज़ जिसमें जितने भी नागरिक हैं उनका पार्टिसिपेशन जो गवर्नेंस में है, शासन में नागरिक की भागीदारी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा ये मदद करता है। साथ साथ जो है ये सरकार जो है यहाँ पे कहती है कि जो जितने भी लोग हैं वो उनको वो अगर कोई भी पॉलिसी फ्रेम हो रही है तो उसको वहाँ पे आके वो डिस्कस कर सकते हैं, और साथ साथ अगर उनका कोई सजेशन है तो उसको भी दे सकते हैं, कि जिससे कि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम्स हैं, प्रशासनिक कार्य हैं, उसको और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा जो ई गवर्नेंस का जो स्टेप है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा जितने भी कार्य हैं उसको बहुत ज़्यादा पारदर्शी बनाता है, इसकी गुणवत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, और जो है एफिशिएंट डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी भी सर्विसेज हैं, जितनी भी सेवाएं प्रदान करती है सरकार, उसकी एफिशिएंट डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ई गवर्नेंस। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें ई गवर्नेंस में बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा है। बहुत दूर दूर के इलाकों में जो है वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो डिजिटल डिवाइड हमें देखने को मिलता है। तो दूरस्थ इलाके के जो लोग हैं वो जो है पूरी तरीके से जो ई गवर्नेंस है, जो आईसीटी का यूज़ है, अब उनकी जो सेवाएं प्रदान करने के लिए उसका बहुत तरीके से लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जैसे जैसे कि भारत नेट प्रोग्राम है, ठीक है, भारत नेट प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत जो है वहाँ पे जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी या ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को उपलब्ध कराया जाए। इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा जो है कमी होती है। वो कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आज भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वहाँ पे जो है लोग जो है आईसीटी का यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसी के साथ लो लिटरेसी रेट है रूरल इंडिया में, इस कारण भी जो है लोग हैं वो एक्सेस नहीं कर पाते इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। पॉलिटिकल विल की कमी है, और यहाँ तक कि जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं चेंज करने से बचते हैं। एक रेजिस्टेंस होती है जब भी चेंज की बात आती है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे जो आईसीटी जो ई गवर्नेंस है उसका जो पूरा का पूरा जो हमारा जो एजेंडा है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होता है। और लेकिन ये जो है ये भी बात सही है कि ये जो ई गवर्नेंस है ये बहुत ही अच्छा कदम है, जिससे कि जो पूरा जो सिस्टम है, जो प्रशासनिक कार्य है, उसको और ज़्यादा पारदर्शी बनाता है, उसमें और ज़्यादा गुणवत्ता लाता है और एफिशिएंट उसको पूरा बनाता है। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि यह है पेपर नंबर 3 से, और क्वेश्चन है व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ मनरेगा ऑन रूरल इकोनॉमी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर मनरेगा के सकारात्मक प्रभाव क्या है। तो अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को पूरा देख लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम मनरेगा या फिर हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का जो है हम यहाँ पर पहले थोड़ा सा परिचय देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद ही हम इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स पर डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम मनरेगा की बात करें, ठीक है, तो मनरेगा जो है यहाँ पर क्या, ये कब शुरुआत हुई थी इसकी इसकी शुरुआत हुई थी 25 अगस्त वर्ष 2005 को, ठीक है। तो तब से इसको लॉन्च किया गया था मनरेगा को, और ये जो है ये कोई भी ग्रामीण परिवार जो है उसको 100 दिन काम करने का एक वैधानिक अधिकार देता है, ठीक है। अ लीगल राइट टू वर्क विच गारंटीज 100 डेज और ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर टू एडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी रूरल फैमिली, ठीक है। तो इसमें और अगर वो व्यक्ति जो है अगर एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको जो है 150 दिन के काम करने का वैधानिक अधिकार इसमें दिया गया है। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करने को तैयार है, ठीक है, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करने को तैयार है, मतलब कि इसको कह सकते हैं कि अकुशल मैनुअल काम करने का इच्छुक है, तो वो अपने आप को जो है रजिस्टर करा सकता है, और जब वो एप्लीकेशन जो है वो देगा, जो हितग्राही है वो जब भी काम मांगेगा उसके 15 दिन के भीतर जो है उसको रोज़गार दिया जाना चाहिए। इसके अंदर ये प्रावधान दिया गया है। और अगर 15 दिन के अंदर उसको रोज़गार नहीं मिलता है तो 16वें दिन से उसे क्या दिया जाएगा, 16वें दिन से उसे जो है बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा, ठीक है। उसको बेरोज़गारी भत्ता देने का इसमें प्रावधान है। तो ये जो पूरे जो एक्ट है, ये जो मनरेगा है, इसके जो है इसने पूरी जो हमारे रूरल इकोनॉमी है, रूरल अर्थव्यवस्था है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उसको बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास किया है। हम लोग बहुत सारे जो है इसके अलग अलग तरीके से हम अगर कार्य देखें तो कहीं पर जो है पुल बनाने का काम, सड़क बनाने का काम, स्वच्छ भारत अभियान में, वृक्षारोपण में, आंगनवाड़ी में, पशुधन में, सिंचाई में, या फिर भूमि सुधार में, इन सभी में किसका हाथ है, इन सभी में मनरेगा का बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ पे जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो रूरल इकोनॉमी में हुआ है, रूरल एरियाज़ में हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र में हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं मनरेगा का बहुत बड़ा ही हाथ है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो मनरेगा है यहाँ पे जो है बहुत सारे जो इसके प्रावधान है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स की, तो ये क्या करता है, ये जो वहाँ के जो वुमेन है, ग्रामीण क्षेत्र की जो वुमेन है, उन
को जो है उनके स्थिति में सुधार लाने में इसने बहुत ज़्यादा मदद की है, क्योंकि जो मनरेगा है इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि 1/3, ठीक है, 1/3 33% जो भी इसके लाभार्थी होंगे, बेनिफिशियरी होंगी, वो कौन होंगी, वो महिलाएं होंगी। तो महिलाएं जो है अब वो काम कर रही हैं, वहाँ पे जो है वो खुद से पैसा कमा रही हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो रही हैं, जिससे कि उनकी स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार हमें देखने को मिल रहा है। तो ये हम देखते हैं कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है जो ग्रामीण व्यवस्था में, ग्रामीण क्षेत्र के इलाकों में अगर हम देखें तो, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इंक्रीज रूरल वेजेस एंड प्रोवाइडेड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज टू रूरल पॉपुलेशन। ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि कर रहा है और जो है ग्रामीण आबादी की आजीविका के अवसर प्रदान कर रहा है, कि वहाँ के जो लोग हैं अगर वो अकुशल मैनुअल वर्क करने को तैयार है तो वो जो है मनरेगा के अंतर्गत जो है अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं और उनको वहाँ पे रोजगार प्रदान दिया जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मजदूर हैं उनको जो है जो लोग हैं वहाँ पर उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, वहाँ पर उनको रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, और उसके बदले में जब उनको उनके कार्य के बदले में उसको क्या दी जा रही है, मजदूरी दी जा रही है। तो और ये एक मिनिमम वेज यहाँ पे सेटअप किया जाता है, ठीक है, मिनिमम वेज एक सेट किया जाता है, जिसको कि वहाँ पे जो भी व्यक्ति जो काम कर रहा है मनरेगा के अंदर, उसको जो है एक मिनिमम वेज दी जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है आजीविका के अवसर जो है प्रदान किया जा रहा है। प्रच्छन्न बेरोजगारी में कमी आ रही है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आ रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा बर्डेंड है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, पहले अब हम इसको समझेंगे। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अगर हम कहें तो जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है यहाँ पे एक जो पूरी पूरी की फैमिली जो होती है वो एक छोटे से खेत में काम कर रही होती है। तो और उस खेत में अगर 2 व्यक्ति काम करते हैं तो भी उतना ही आउटपुट होगा, और अगर वो 4 व्यक्ति भी काम करते हैं तो भी जो आउटपुट होगा वो उतना ही होगा। तो ये जो 2 व्यक्ति जो अतिरिक्त काम कर रहे हैं यहाँ पर, उनको क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे कि वो जो व्यक्ति जो है वो जो है उनमें जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो है जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, उसमें कहीं ना कहीं हमें कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो अतिरिक्त 2 व्यक्ति हैं ये कहाँ पे जाएंगे, ये जो है ये अगर अपने आप को जो है मनरेगा के अंतर्गत जो है रजिस्टर करा देते हैं और वहाँ पे रोज़गार इनको मिलता है, तो उससे जो है इनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और यहाँ पर जो है जो लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है अब वो भी बढ़ेगी, क्योंकि जो अभी जो उस खेत से 4 व्यक्ति जो है वो 4 व्यक्तियों में उसकी जो इनकम थी, उस खेत की जो इनकम थी वो 4 व्यक्तियों में बढ़ रही थी, वो अब 2 में ही रहेगी, और ये जो 2 व्यक्ति होंगे वो अलग से काम करके जो है वहाँ पे अपना पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे कि पर कैपिटा इनकम बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करती है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कम करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो जगह जगह पे जो जितने भी रूरल इकोनॉमी है, रूरल इंडिया है, वहाँ पे हमने देखा है कि सड़क जो है सड़क से जोड़ा गया है, नहर की खुदाई के लिए, या फिर हम जैसे आंगनबाड़ी है, और या फिर जो अस्पताल बनते हैं, तो ये सब काम जो है किसका है, ये सब जो है ग्रामीण इलाकों के जो हैं वहाँ पर ये काम जो है वो मनरेगा के अंतर्गत ही किए जा रहा है। और ये जितना भी जो काम होता है ये कौन डिसाइड करता है कि क्या काम करना है, ये करते हैं वहाँ के ग्राम सभा या फिर पंचायत जो है वो खुद तय करते हैं कि कौन सा काम किया जाना है, जिससे उस क्षेत्र में वहाँ पर लाभ होगा। तो जो ग्राम पंचायत है, जो ग्राम सभा है, जो पंचायत है, वो जब डिसाइड करते हैं तो वहाँ पे वो देखते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से जो है अधोसंरचना या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, और जिससे कि जो रूरल डेवलपमेंट है उसमें बहुत ही ज़्यादा हमें मदद मिलती है। चेक अर्बन टू रूरल माइग्रेशन, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में प्रवास को कम करता है, ठीक है, ये कम होगा। क्योंकि जब लोगों को जो रूरल इंडिया में अपने घर के आसपास ही अगर उनको रोज़गार मिल जा रहा है, तो वो जो है अर्बन एरियाज़ में, ठीक है, वो अर्बन एरियाज़ में जो है माइग्रेट नहीं करेंगे, प्रवास नहीं करेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं जो माइग्रेशन की पूरी प्रॉब्लम है उसको भी चेक करने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो मनरेगा की जो इम्पोर्टेंस है वो कोविड-19 पैंडमिक के बाद जो है बहुत ज़्यादा जो है देखी गई है, क्योंकि जब लॉकडाउन हो गया, जितने भी जो फैक्ट्रीज थे वो बंद हो गए, तो यहाँ पे जो जितने भी लोग जो अर्बन एरियाज़ में काम करते थे वो वापस अपने गांव लौट गए हैं, और वहाँ पर जाके अब वो जो है अर्बन एरियाज़ में आना ही नहीं चाहते। और ये देखा गया है कि जो मनरेगा के अंतर्गत जो जितने भी वो जितने भी जो हितग्राही थे उनकी जो संख्या है उसमें जो है 30% तक की जो है 3 गुने तक की बढ़ोतरी
हुई है। तो यहाँ पर देखते हैं कि मनरेगा के अंतर्गत जो लोगों का जो काम मांग रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है कोविड-19 के बाद, अगर हम देखें तो। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो आत्मनिर्भर अभियान है, ठीक है, आत्मनिर्भर अभियान के अंतर्गत जो है मनरेगा में, ठीक है, मनरेगा में कितना एलोकेशन किया गया है, उसमें जो है 40,000 करोड़ का जो है यहाँ पे उसका फंड एलोकेट किया गया है मनरेगा को। और अगर हम बजट की बात करें, बजट 2021 में, तो इसमें 61,500 करोड़ का जो है इसमें जो है फंड को एलोकेट किया गया था, फंड का आवंटन किया गया था। तो टोटल अगर हम देखें तो यहाँ पर अभी मनरेगा में जो है 1,01,500 करोड़ का जो है टोटल फंड एलोकेट किया गया है, क्योंकि इसकी जो बढ़ती यहाँ पे जो बढ़ती रोजगार की जो मांग है मनरेगा के अंतर्गत वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, और क्वेश्चन है सजेस्ट मेजर्स टू इम्प्रूव द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया, मतलब कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के उपाय सुझाएं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग समझेंगे कि आखिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता क्या है, उसका एम क्या है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसको फिर हम देखेंगे कि हमें अगर इसके बारे में मेजर्स बताने हैं कि इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना होगा, हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें आखिर क्या क्या प्रॉब्लम एरियाज़ हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे इश्यूज़ और या फिर मुद्दे डिस्कस करेंगे, और अंत में हम इसके मेजर्स जो हैं उसको हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या हम और सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये क्वेश्चन पूरा डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें पीडीएस की, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की, तो इसमें क्या है करते हैं, इसमें जो है लोगों को जो है सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न जो है, फूड ग्रेन्स जो हैं उसको उपलब्ध कराया जाता है। और इसके अंतर्गत जो मेन कमोडिटीज़ होती हैं वो है राइस, व्हीट, केरोसिन और शुगर, मतलब कि चावल, गेहूँ, मिट्टी का तेल और चीनी, इनको मुख्य रूप से यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स। तो इसका इसका अगर हम एम की बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य था लाने का कि इसमें एक फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए जो है पीडीएस सिस्टम को लॉन्च किया गया था। फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि जो खाद्य सुरक्षा है देश में उसको उसको सुनिश्चित करने के लिए जो है यहाँ पर इंडिया में जो है पीडीएस को लेकर आया गया था। साथ साथ जो बफर स्टॉक है कि जब भी कभी अगर कभी फसल खराब हो जाती है, या फिर अगर कोई भी मार्केट में अगर कभी उतार चढ़ाव देखने को हमें मिलता है, तो यहाँ पे एक इंडिया में बफर स्टॉक होना चाहिए, जिससे कि यहाँ के जितने भी नागरिक हैं उनका हम पेट भर सकते हैं। तो यहाँ पे बफर स्टॉक मेंटेन करने के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए क्या करती है जो सरकार होती है, वो डायरेक्ट फार्मर्स जो होते हैं, किसान होते हैं, उनसे एमएसपी पर, ठीक है, एमएसपी पर जो है फूड ग्रेन्स को खरीद लेती है, और बाद में जो है इसको बफर स्टॉक मेंटेन किया जाता है, और इसको जो है पीडीएस के अंतर्गत जो है लोगों तक जो है कम दर पे, ठीक है, कम कीमतों पर उस अनाज को जो है लोगों तक पहुंचाया जाता है, ताकि उनकी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है उसको पूरा कर सके, उनकी जो हंगर है उसको कम कर सके। तो इस वजह से जो कि हम कह सकते हैं कि जो सस्ती कीमतों में खाद्यान्न को जो है उपलब्ध कराया जाता है पीडीएस के अंदर। और ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये किसने स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड सिविल सप्लाईज, मतलब कि ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उपभोक्ता मामलों, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसमें हम देखेंगे कि आखिर जो पीडीएस है इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ हैं। अगर हमें इसमें क्या क्या सुधार लाना है, क्या क्या मेजर्स लाना है, अगर हमें वो समझना है, तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि आखिर यहाँ पे किस किस क्षेत्र में जो है प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स इन ओपन मार्केट, खुले बाजार में अनाज की कमी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जितने जो भी गेहूँ है, या फिर गेहूँ है, गन्ना है, और जो चावल है, इस पे क्या होता है, इस पे सरकार द्वारा एमएसपी को डिक्लेयर किया जाता है। सोइंग सीजन के पहले, बीज बोने के पहले इसको एमएसपी को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है सरकार द्वारा। और जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो है अपना जो भी उनका जो प्रोड्यूस है, जो भी उनकी जो अनाज है वो लेके जाते हैं सरकार के पास, और सरकार के लिए जो है वो मैंडेटरी होता है कि वो एमएसपी पे वो खरीद सकें। जब सभी फार्मर्स जो हैं सरकार के पास अपना जो है प्रोड्यूस लेके जाते हैं, अपनी फसल लेके जाते हैं, और सरकार उसे खरीद लेती है, तो जो ओपन मार्केट होती है, खुला बाजार जो होता है, वहाँ पे अनाज की हमें कमी देखने को मिलती है, जिससे कि जो खुले बाजार में जो अनाज है वो काफ़ी हाई रेट पर हमें उपलब्ध हो पाता है।
तो जो आम जनता का जो कहीं न कहीं इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर सफ़र होता है। इनएडिक्वेट स्टोरेज कैपेसिटी, जितना भी एफसीआई जो है वहाँ पे जो एफसीआई जो है, जब जब सरकार द्वारा जब जितने भी फसल होती हैं उसको प्रोक्योर किया जाता है, उसके बाद वो जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है वो उसका भंडारण करता है। और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसके पास इतने जो वेयर हाउसेज हैं वो पर्याप्त मात्रा में जो है उपलब्ध नहीं है। उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो बहुत सारे जो फूड ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ तो गोडाउंस में होते हैं, लेकिन कुछ को बाहरी जो है केवल जो तिरपाल से है उससे ढक दिया जाता है। और जिससे कि जो जब बारिश होती है तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि जो गोडाउन्स है वहाँ पे जो अनाज जो है वो सड़ जाते हैं, ठीक है, ग्रेन्स रॉटिंग इन गोडाउन्स, ठीक है। तो बहुत सारा जो अनाज ऐसा भी है जो कि वहाँ पर सड़ जाता है गोडाउन में और लोगों तक पहुँच नहीं पाता। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर पीडीएस के अंदर, अगर हम देखें तो। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज, लाभार्थियों की पहचान ठीक ढंग से नहीं होती। लाभार्थियों की पहचान का कार्य किसका होता है, वो होता है स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन ऐसे कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको की जो है उनकी गणना होती ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं जो कि यहाँ से अपने गांव छोड़ के जो है शहर में चले गए हैं अब रोज़गार के लिए। लेकिन वहाँ पर क्या है, वहाँ पर उनका कोई भी उनके पास एड्रेस प्रूफ होने के ना होने की वजह से जो है उनके पास राशन कार्ड नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका की गणना इसमें होती नहीं है और वो गरीब परिवार को कहाँ से, खुले बाजार से ही अनाज खरीदना पड़ता है, वो भी ज़्यादा दाम देकर। तो इसलिए जो बेनिफिशियरी का जो आइडेंटिफाई है वो भी ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। मैल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है मैल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है। काला बाजारी देखने को मिलती है। कई बार जो होते हैं बोगस कार्ड बना दिए जाते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा जो है ग्रेन्स जो है दिखाया जाता है कि फैमिलीज़ को मिला है, लेकिन वो बोगस कार्ड्स होते हैं और उस ग्रेन की क्या होती है, काला बाजारी होती है। तो यहाँ पे हमें मैल प्रैक्टिसेस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। लीकेजेस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन के दौरान चोरी होती है। जब एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाया जाता है, किसान के जो फार्म लैंड्स है वहाँ से लेकर जब एफसीआई के स्टोर वेयर हाउस तक लेके आया जाता है, फिर वेयर हाउस से जो फेयर प्राइस शॉप तक लेके जाया जाता है, तो उसमें देखते हैं कि उसके बीच में जो है जो अनाज है उसकी चोरी बहुत ज़्यादा होती है, वो बीच रास्ते में ही बेच दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे मैल प्रैक्टिसेस हैं। जब ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी बहुत सारे लीकेज हमें देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो इससे जुड़े हुए हैं और जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिनको कि एड्रेस करना। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसमें गरीबों के लिए जो है सीमित लाभ ही मिलता है। कई जगह से पता चला है कि जो है लोगों को जो है बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा नहीं मिल पाया है। कई बार होता है उनको, अगर वो 5 kg के लिए एलिजिबल हैं अनाज के लिए, तो उनको 2 किलो या 3 किलो ही जो है उपलब्ध हो पाता है। तो इस तरह के बहुत सारे जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुद्दे जुड़े हुए हैं। और ये भी देखा गया है कि जो पीडीएस का, ठीक है, पीडीएस का ज़्यादातर लाभ कहाँ पर मिलता है, वो जो है शहरी लोगों तक ही उसकी पहुँच है, शहरी लोगों तक ही सीमित है, शहरी इलाकों तक ही जो पीडीएस जो है वो बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है। लेकिन जो गांव-गांव का क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे पीडीएस का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और इसके साथ साथ जो खाद्य सब्सिडी का भी बोझ जो है सरकार के ऊपर वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनको कि एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम पीडीएस की बात करें कि उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स ला सकते हैं, उसमें क्या क्या मेजर्स ला सकते हैं, क्या क्या उसमें सुधार ला सकते हैं, तो अगर हम बात करें तो हम टेक्नोलॉजी के थ्रू, देखिए, हम टेक्नोलॉजी के थ्रू पीडीएस सिस्टम में बहुत ज़्यादा सुधार ला सकते हैं, रिफॉर्म लेकर आ सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो आधार लिंक्ड राशन कार्ड की बात करेंगे। आधार, ठीक है, जब राशन कार्ड को आधार से लिंक कर दिया गया है तो उससे जो बेनिफिशियरी है हमें पता चलता है कि एक्चुअल में जो बेनिफिशियरी, जो लाभार्थी है, उस तक ही अनाज पहुंच रहा है। किसी भी घोस्ट कार्ड या फिर बोगस कार्ड नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, आधार से लिंक है तो ये हम बेनिफिशियरी की पहचान करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। तो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है इसके जितनी भी प्रॉब्लम्स है, लीकेजेस की जो प्रॉब्लम है, हम उसको एड्रेस कर सकते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण है, डीबीटी जो है, यहाँ पे जितने भी
लोगों को जो सब्सिडाइज रेट पे मिल रहा है, तो उनको क्या होता है कि उनका जो भी जितनी भी सब्सिडी दी जा रही है वो डायरेक्ट उनके खातों में आता है, जिससे कि पता चलता है कि जो बेनिफिशियरीज हैं उन्हीं के खाते में पैसा जा रहा है। तो डीबीटी जो है उससे भी हम जो है पूरे पीडीएस सिस्टम में रिफॉर्म लेकर आ सकते हैं। जीपीएस टेक्नोलॉजी से हम जो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो ट्रक्स में जो अगर हम ट्रांसपोर्टेशन के में जो लीकेजेस हो रही हैं उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं। ट्रक्स में अगर हम जीपीएस सिस्टम लगा दें तो उससे हमें पता चल जाएगा कि अगर उसका रूट कहीं डाइवर्ट होता है या फिर उसमें चोरी हो रही है, उसमें जितना भी माल है, तो उससे हमें पता चल जाएगा जीपीएस सिस्टम से। एसएमएस बेस्ड मॉनिटरिंग, एसएमएस आधारित निगरानी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी किसी फेयर प्राइस शॉप पे अगर कोई भी अनाज आता है तो लोगों को उससे सूचित कर देना चाहिए कि अब खाद्यान्न जो है वो उपलब्ध है, आप आकर ले सकते हैं। और जो है उन्होंने कितना खाद्यान्न लिया उसकी भी उन्हें सूचना वो दे सकते हैं। तो एसएमएस से जो है एसएमएस सर्विस के थ्रू, स्मार्टफोन के थ्रू, फोन्स के थ्रू जो है हम इस प्रॉब्लम को भी एड्रेस कर सकते हैं। कंप्यूटराइज्ड फेयर प्राइस शॉप होनी बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटरीकृत राशन की दुकानें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि जो जो एक्चुअल लाभार्थी हैं वही जाके वहाँ पर जो है खाद्यान्न को ले सकें। वहाँ उनको बायोमेट्रिक के थ्रू जो है हम एक्चुअल बेनिफिशियरी की पहचान कर सकते हैं। अगर कंप्यूटरीकृत राशन की दुकानें होंगी तो हमें पता चलता रहेगा कि वहाँ पे अभी कितना स्टॉक बचा हुआ है, और लोग जो है वहाँ से आकर फिर जो है अपना बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। स्मार्ट कार्ड्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। स्मार्ट कार्ड्स लोगों को उपलब्ध कराना चाहिए। स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराने के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे कि जो है इसको काउंटरफिट करना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसकी क्लोनिंग नहीं की जा सकती, इसको जो है नकली रूप से नहीं बनाया जा सकता। तो अगर हम स्मार्ट कार्ड्स लोगों को दे दें तो उससे जो है वहाँ पर हम लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जिससे कि लीकेजेस जो है वो बहुत ज़्यादा बच जाएंगे, और जो एक्चुअल बेनिफिशियरी है उन्हीं के पास जो है पूरा जो अनाज जो है वो पहुँचेगा। तो इस तरीके से जो है हम ये कर सकते हैं कि और पीडीएस में बहुत ज़्यादा सुधार लेकर आ सकते हैं। लोगों को फूड कूपन्स दे देना चाहिए, ठीक है। लोगों को फूड कूपन्स देने से क्या फ़ायदा होगा कि उनको जब फूड कूपन्स दे दिया जाएगा तो वो जो अपने कूपन्स हैं उनको जो है वो फूड कूपन्स को लेके जाके किसी भी ग्रोसरी शॉप में, किसी भी राशन की दुकान पे जाके वो कूपन दे के जो है अपना जो अनाज ले सकते हैं। और फिर उसके बाद जो दुकानदार हैं वो उस कूपन को किसी भी बैंक में जाके उसके बदले में कैश ले सकते हैं। तो इससे भी जो है जो बहुत ज़्यादा हैसल होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वगैरह का, वो भी जॉब बहुत ज़्यादा बच जाएगा। ग्रीवेंस एड्रेसर होनी बहुत ज़रूरी है। जो शिकायत निवारण तंत्र है वो होना बहुत ज़रूरी है। लोगों की बहुत ज़्यादा शिकायतें होती हैं कि उन्हें अनाज कम मिल रहा है, या फिर जो जितने भी फेयर प्राइस शॉप ओनर होते हैं वो क्या कहते हैं, अनाज उपलब्ध ही नहीं है, या फिर कम अनाज देते हैं, का तौलते कम है, उसका जो वेट करते हैं वो बहुत ज़्यादा कम करते हैं। तो उसमें क्या करना चाहिए कि उनके एक शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए, ताकि लोगों की शिकायतें दूर कर सकें और पीडीएस को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। तो जो पीडीएस सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्रूशियल है, फूड सिक्योरिटी के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए। और वो भी अगर हम अर्बन पुअर की बात करें या फिर जो हम रूरल एरियाज़ में बात करें तो वहाँ पे खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैल न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बात हो रही है कि पीडीएस में जो है तिलहन और दलहन को भी जो है इंक्लूड करना चाहिए, ताकि जो लोगों को जो पूरा जो पोषक तत्व की ज़रूरत है उसको पूरा किया जा सके। अभी इसमें पल्सेस, ऑयल सीड्स वगैरह इंक्लूडेड नहीं है, तो ज़रूरत है कि इसको भी इंक्लूड करें। जैसे कि जो कि हम जानते हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसमें करीब इंडिया की 75% पॉपुलेशन को इंक्लूड किया गया है, जिनको कि जो राइस है वो 2 रुपये प्रति किलो पे मिलेगा, वीट जो है वो 1 रुपये प्रति किलो पे मिलेगा। तो इस तरीके से जो पूरी व्यवस्था है, इससे जो लोगों की जो खाने की ज़रूरत है हम उसको पूरा कर सकते हैं। फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है पेपर नंबर 3 से, और क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन द इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर चर्चा करें। तो अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम पूरा देख लेंगे।
तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो कोविड-19 पैंडेमिक है, महामारी है, उसके चलते भारत में भी लॉकडाउन लगाया गया था। तो और जो पूरी हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमी थी, वो स्टैंड स्टिल हो गई थी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें ठहराव देखने को मिलता है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे जो जितनी भी फैक्ट्रीज़ थी, वो बंद हो गई थी। बहुत लोग जो हैं, यहाँ से अपना जो उनका जो रोज़गार की उनकी रोज़गार छिन गया था, उनको फैक्ट्रीज़ जो बंद हो गई थी, उनका रोज़गार छिन गया था, तो वो यहाँ से माइग्रेट करके अपने गाँव चले गए थे। तो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा असर पड़ा था। तो इस क्वेश्चन में हम लोग पूरे जो कोविड-19 पैंडेमिक जो है, महामारी के दौरान जो है, लॉकडाउन के दौरान जो है, कई हमें बहुत ज़्यादा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव देखने को मिला है। तो उसी को हम यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो अगर हम नकारात्मक प्रभाव या अगर की बात करें, तो जो महामारी से जो है हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उस पर नकारात्मक प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा है। अगर हम पहले बात करें तो गरीबी की, ठीक है, तो गरीबी जो है इंडिया में जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो 84% रूरल हाउस होल्ड जो है, ग्रामीण परिवार ऐसे हैं, और 75% शहरी परिवार ऐसे हैं जिन्होंने ये बोला है कि उनकी आय में गिरावट आई है महामारी के दौरान। ठीक है, जब लॉकडाउन हुआ था तो बहुत सारे जो ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे 84% हाउस होल्ड हैं, और 75% जो अर्बन हाउस होल्ड ऐसे हैं जिन्होंने बोला है कि हमारी आय में गिरावट आई है। और जो बहुत ज़्यादा जो अत्यधिक गरीबी में लोग हैं, ठीक है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग हैं, वो उनकी संख्या में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। जो पहले 40 मिलियन लोग थे, अब बढ़कर वो 60 मिलियन लोग जो हैं वो अत्यधिक गरीबी में जो है धकेल दिया गया है उनको। वो जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन जो है 60 मिलियन पीपल जो है वो चले गए हैं महामारी के बाद। अगर हम यही बात करें बेरोज़गारी की, तो हमें देखने को मिलता है कि बेरोज़गारी भी इस दौरान महामारी के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों की बात करें, तो उन्होंने बोला है कि इंडिया में, ठीक है, इंडिया में 25 मिलियन से ज़्यादा लोग ने जो है अपनी नौकरी जो है वो खो दी है। और ये ज़्यादातर कौन से क्षेत्र में है? ये इनफॉर्मल सेक्टर के जो लोग हैं, उन्होंने अपनी जो है नौकरी को खो दिया है। फॉर्मल सेक्टर पे तो इतना असर नहीं पड़ता, लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है, जहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नहीं होती लोगों के पास, उन लोग के पास जो है, उन लोग को कम वेजेस पे रखा जाता है। उन लोग की जो पूरी जो वो अनौपचारिक ढंग से काम करते हैं, तो उनकी ऐसे व्यक्तियों की जो है, ऐसे 250 मिलियन, सॉरी, ऐसे 25 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरी जा चुकी है। और अगर यही बात करें हम सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की, तो उसने बताया है कि उस दौरान जो है, लॉकडाउन के दौरान जो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इंडिया में 23% तक बढ़ गया था। तो हम देखते हैं कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो कोविड-19 पैंडेमिक जो है, महामारी का जो है, हम कह सकते हैं कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है, उस पे बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। एक्सटर्नल सेक्टर की अगर हम बात करें, बाहरी क्षेत्र की बात करें, तो जो रेमिटेंसेस होते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली है। रेमिटेंसेस क्या होते हैं? जो भी कोई व्यक्ति जो है इंडिया से बाहर जाता है, काम करता है, और वो कुछ अपना जो सैलरी होती है उसको बचा के जो है अपने यहाँ पे जो इंडिया में उसका परिवार रह रहा है उसको भेजता है, तो उसको हम कहते हैं रेमिटेंसेस या फिर प्रेषण। तो इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, और इसमें ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें जो वर्ष 2020 में जो है, इसमें 23% तक की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि जितने भी जो लोग थे वहाँ पर जो बाहर काम कर रहे थे, उनकी भी जो नौकरी जो है वो वहाँ पे नहीं थी, वहाँ पे भी लॉकडाउन था, वहाँ पे भी उनकी जो नौकरी जो है वो जा चुकी थी, तो जिस वजह से वो सैलरी का अपना कुछ हिस्सा जो है इंडिया में नहीं भेज पाए थे, जिसकी वजह से इंडिया में जो रेमिटेंसेज हैं, जो प्रेषण है, उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिलेगी। डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स बाय 60%, ठीक है, जो निर्यात है उसमें भी 60% तक की कमी आ गई थी। और जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक हैं, उन्होंने करीब 571.4 मिलियन डॉलर जो है इंडिया से निकाल के वो ले गए थे अपने पैसा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है, वहाँ पे लोगों का जो है विश्वास नहीं था। एफपीआई इन्वेस्टर्स जो थे, वो अपने जो है पैसा इंडिया की इकोनॉमी, जो उनका इन्वेस्ट था, निवेश था, उसको निकाल कर यहाँ से ले गए हैं।
इसके बाद अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, कृषि सेक्टर की बात करें, तो कृषि सेक्टर भी इसके नकारात्मक प्रभाव से अछूता नहीं रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं तो शॉर्टेज ऑफ लेबर ड्यू टू लॉकडाउन, तालाबंदी के कारण श्रम की कमी यहाँ पे देखी गई थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। और जब ये लॉकडाउन लगाया गया था तब क्या था, तब जो रबी क्रॉप है उसकी वो जो फसल थी उसकी कटाई का समय था, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो भी वहाँ पे खेत थे, वहाँ पे जो लेबर की जो सप्लाई थी उसमें बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली थी, क्योंकि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना था, 5 लोग से ज़्यादा एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते थे। तो जिसकी वजह से जो लेबर की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा देखी गई थी, तो लोगों के जो है लाइवलीहुड पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा था, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो कटाई के समय जो इनका सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है, वो सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है, उस सीजनल एम्प्लॉयमेंट में होते हैं, तो उनको भी उस टाइम पर जो है नौकरी नहीं मिली थी। तो जिसकी वजह से भी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत ज़्यादा इंडिया में बढ़ गया था। सप्लाई ऑफ फूड आइटम वॉज अफेक्टेड, खाद्य पदार्थों की आपूर्ति पर भी प्रभावित हुई थी। जब ट्रक्स थी वो चल नहीं रही थी, जितने भी अगर रास्ते में जो ट्रक थे वो वहीं पर रुक गए थे, और जितना भी पेरिशेबल आइटम था जो कि जल्दी सड़ जाता है वो ट्रकों में ही सड़ गया था। तो कहीं ना कहीं जो पूरी जो सप्लाई चेन है फूड आइटम्स की, वो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्टेड हुई थी, ठीक है, नकारात्मक रूप से वो अफेक्ट हुई थी। नॉन परफॉर्मिंग एसेट को अगर हम देखें, गैर निष्पादित परिसंपत्ति को देखें, तो बैंक जो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसमें बहुत ज़्यादा हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा असर डालता है। और ऐसा देखा गया है कि जो बैंकों द्वारा जो कुल ऋण दिया गया है उसमें एनपीए का हिस्सा कितना है, वो 8.5% तक जो है एनपीए बढ़ गया है, तो जो कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एविएशन रिवेन्यूज़ जितनी भी फ़्लाइट्स थी उनकी आवाजाही जो थी वो बिल्कुल बंद थी, तो इस वजह से जो इतना भी विमानन राजस्व था उसमें भी हमें कमी देखने को मिलती है, और $1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर में की जो है विमानन राजस्व में कमी हमें देखने को मिलती है। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई थी। फिस्कल डेफिसिट की अगर हम बात करें तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 6.8% जो है वो ऑफ द जीडीपी जो है जितना भी जीडीपी के 6.8% तक बढ़ने की उम्मीद है राजकोषीय घाटा की। और फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट होता है जबकि जो गवर्नमेंट की जो आय होती है उससे ज़्यादा उसका खर्चा होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो ये जो अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो ये जीडीपी का 6.8% तक के बढ़ने के अनुमान लगाया जा रहा है। मनरेगा के अंतर्गत जो लोग काम मांगते थे उसमें 3 गुना की वृद्धि हुई है। और एमएसएमई सेक्टर जो है ये भी बहुत ज़्यादा हिट हुई है, बहुत ही ज़्यादा इस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। एमएसएमई सेक्टर, इस पर कैपिटल ऑलरेडी बहुत कम होती है, जो बहुत ज़्यादा लोगों के पास कैपिटल नहीं होता, प्रॉफिट नहीं होता। तो यहाँ पर एमएसएमई सेक्टर में जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, इनमें जो है नकदी की कमी बहुत ज़्यादा दिखेगी, कैश का क्रंच बहुत ज़्यादा देखा गया है। यहाँ पे कैपिटल लोगों के पास नहीं थी कि जो कि वो अपना जो काम है उसको वापस से शुरुआत करें। तो एमएसएमई सेक्टर जो है लॉकडाउन के बाद बहुत ज़्यादा हिट हुई है। अगर हम जीडीपी की बात करें, ठीक है, ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें, तो इस पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर हम आईएमएफ की बात करें तो 2019 में इसने अनुमान लगाया था कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 4.2% तक बढ़ेगी, लेकिन 2020 में ये जो जीडीपी जो है इसमें बहुत ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिलती है, और ये देखा गया है कि जीडीपी जो है वो केवल उसमें 1.9% की ही बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी, और 2021 में थोड़ा सा बढ़ के 2.4% तक बढ़ने की उम्मीद है। तो ये बहुत ज़्यादा जो नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलता है लॉकडाउन के दौरान महामारी के वजह से जो है इंडियन इकोनॉमी पे, भारतीय अर्थव्यवस्था पे हमें बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत यहाँ पर कुछ ऐसे जो है सकारात्मक प्रभाव भी हमें देखने को मिलते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलते हैं महामारी के। तो अगर हम पहले बात करें तो वो है डिजिटल इकोनॉमी की। डिजिटल इकोनॉमी जो है यहाँ पर हम डिजिटल इकोनॉमी देखते हैं, जो डिजिटल इंडिया का जो भारत सरकार जो पूरा जो पॉलिसी लेके आई थी, योजना लेके आई थी, उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है, क्योंकि अब जो लोग जो हैं वो ऑनलाइन पेमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे थे। घर बैठे बैठे उन्होंने क्या किया कि बहुत ज़्यादा जो है
हाँ, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन ऑर्डर किया, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे उनको ऑनलाइन ही पेमेंट करना पड़ता था। तो ऑनलाइन पेमेंट है, ऑन डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है, तो कहीं न कहीं जो डिजिटल इकोनॉमी का, जो डिजिटल इंडिया का जो हमारा सपना है, वो कहीं न कहीं पूरा करने में बहुत ज़्यादा मदद मिली है। ग्रोसरीज़ के लिए अगर हमें पेमेंट करना है, तो वो भी डिजिटली लो ही लोग ले रहे थे। लोग जो है कैश में जो है पैसा जो है वो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे थे, क्योंकि उनको जो है संक्रमण का बहुत ज़्यादा डर था। तो कहीं न कहीं जो हमारे ऑनलाइन पेमेंट्स हैं, चाहे वो ग्रोसरी के लिए हों या फिर डॉक्टर की फ़ीस देनी हो या फिर कोई भी काम हो, तो उसके लिए जो है ऑनलाइन पेमेंट डिजिटल इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिला था। और अगर डिजिटल इकोनॉमी अगर हमारी होती है, तो उससे क्या होगी, उससे हमारी फॉर्मल इकोनॉमी जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, जो औपचारिक अर्थव्यवस्था है, उसको उसमें हमारा जो है बहुत ज़्यादा बूस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो लोग जो हैं अब तक जो है बैंक खातों का यूज़ नहीं करते थे, अगर वो ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हैं, तो वो उनको जो है अपने बैंक खातों का यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है हमारी जो इकोनॉमी है वो एक औपचारिक अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रही है। और इसके साथ साथ जो है वित्तीय समावेशन भी बढ़ रहा है, क्योंकि जितने लोग अभी तक बैंकिंग सुविधाएं जो है यूज़ नहीं कर रहे थे, अब उन्हें भी यूज़ करने पे ये मजबूर हो गए थे। तो इसलिए हम देखते हैं कि फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन में और ज़्यादा हमें बढ़ावा देखने को मिला है। इंक्रीज इन ई कॉमर्स एक्टिविटीज़, ठीक है, ई कॉमर्स गतिविधियों में बहुत ज़्यादा हमें वृद्धि देखने को मिलती है। करीब 30% लोग ही केवल इंडिया में जो है अभी तक जो है ऑनलाइन जो है सामान मंगाते थे, जबकि चाइना में जो है 78% तक लोग जो है ऑनलाइन सामान खरीदते हैं। और यूएस में 70% जो है वो ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ का जो है प्रयोग करते हैं। पर लेकिन ठीक है, ये अभी तक की बात थी, लेकिन 2020 में ऐसा माना गया है, ठीक है, वर्ष 2020 में ऐसा माना गया है कि जो अभी तक 190 मिलियन का ट्रेड हो रहा था ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ से, वो बढ़कर अब कितना हो गया है, वो 590 मिलियन डॉलर का हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ है उसका भी बहुत हमें सक्रिय रूप देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज चेंज इन ग्लोबल सप्लाई चेन, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को हमें मिलेगा। जैसे कि अभी तक किसका वर्चस्व था, अभी तक चाइना का वर्चस्व था, वही सब जगह जो है बहुत सारी चीज़ें जो है अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट कर रहा था, निर्यात कर रहा था। लेकिन अब जो पूरा जो ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, वो बहुत ज़्यादा उसमें हमें बदलाव देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पर जो है चाइना के से जो है वो आगे निकल जाए, और यहाँ के जो अपनी जो लेबर का यूज़ करके यहाँ के जो उनकी जो अपनी जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है, तो उसको यूज़ करके जो है इंडिया जो है ग्लोबल सप्लाई मैनेजमेंट में अपनी जो है जगह बना सकता है। चेंज इन इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट में बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है। आरबीआई ने जो है वहाँ पे बहुत सारा जो है मार्केट में कैश को जो है इंजेक्ट किया है। आरबीआई ने करीब 3.74 लाख करोड़, ठीक है, 3.74 लाख करोड़ जो है लिक्विडिटी जो है फाइनेंशियल मार्केट में दी है, वित्तीय बाजार में जो है 3.74 लाख करोड़ का जो कैश को जो इंजेक्ट किया है। और इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट है उसमें भी कहीं न कहीं हमें डिक्रीज़ देखने को मिलता है, कि इंटरेस्ट रेट में गिरावट आई है, जिससे कि बोरोइंग जो है वो बढ़ सके। ठीक है, बोरोइंग बढ़ सके, इंडिविजुअल लेवल पे बोरोइंग बढ़ सके, जितने भी जो कॉरपोरेट हाउस हैं वो जो है बोरोइंग कर सकें, जो कि अंत में क्या होगा, बोरोइंग बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो वो हमारी जो है अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छा होगा, आर्थिक विकास उससे बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। चेंज इन नेचर ऑफ जॉब्स, ठीक है, नेचर ऑफ जॉब जो है वो पूरा बदल रहा है। उन लोगों को जो है घर से काम करने के लिए बोला जा रहा है। कॉरपोरेट सेक्टर जो फेसबुक, गूगल जो भी हैं, उन्होंने क्या किया है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको बोला है कि आप घर से ही काम करिए, और जिससे कि जो ऑफिस स्पेस जो होता है उसको जो रेंट होता है उसको उन्होंने कहीं ना कहीं बचत हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो रेंटिंग जो रेंट होता है वो उनका जो कॉस्टिंग आती है उसमें हमें कमी देखने को मिल रही है। गिग इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। गिग इकोनॉमी को बढ़ावा मिल रहा है मतलब कि जो लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपने फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं उनके, यहाँ पे वो घर बैठे जो हैं वो अपना काम कर सकते हैं और अपने जो पैशन है उसको फॉलो कर सकते हैं।
अगर आप एनर्जी सेक्टर की बात करें, ऊर्जा क्षेत्र की बात करें, तो इस पे अभी बहुत ज़्यादा जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। एनर्जी सेक्टर अगर हम एक तरीके से कहें तो जो एनर्जी कंजम्पशन है वो थोड़ा कम हुआ है। ठीक है, एनर्जी सेक्टर के लिए जो है, अगर एनर्जी कंजम्पशन जो है वो कम हुआ है तो ये एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो ऑयल इम्पोर्ट कराते हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। ठीक है, ऑयल इंपोर्ट में कहीं ना कहीं कमी आई है। इंडस्ट्रीज़ बंद थी तो वहाँ पे एनर्जी, लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं थी, और जो जितना भी ट्रांसपोर्टेशन था वो भी बंद था, तो जिसकी वजह से जो ऑयल इंपोर्ट है उसमें हमें कमी देखने को मिलती है। तो इन जो भारत के जो सरकार का जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा बचा है। लेकिन इसके साथ साथ जो एनर्जी सेक्टर है यहाँ पे हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि घर में जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड थी, जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो अभी इसके लिए फुल डेटा जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो हम इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते। इसके बाद अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर, अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर एक तरीके से तो जहाँ पे जैसे कि हम नेगेटिव इफेक्ट में देखा था, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पे जो है रबी की फसलों की कटाई के दौरान जो है वहाँ पे हम देखे थे कि लेबर की बहुत ज़्यादा कमी थी। लेकिन हम एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या देखते हैं कि इस पर भी बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है, हमें नहीं देखने को मिलता है। हालांकि जो रबी फसल है उसके उत्पादन में भी हमें पिछले वर्ष के मुकाबले जो है 3% की वृद्धि जो है वो दर्ज हुई है। तो इसलिए हम जो कह सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है उस पर जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव पड़ा है। लेकिन ये आने वाले समय में हमें और जो पिक्चर है वो क्लियर होगी कि जीडीपी किस तरीके से हमारी बढ़ रही है, जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरह से बढ़ रही है, लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, कितना बेरोजगारी कितनी बढ़ी है। तो वो आने वाले समय में हमें बताएंगे कि जब जो लॉकडाउन जो है वो जैसे कि अब पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, तो अब आने वाले समय में ये हमें देखना होगा कि हमारी जो इकोनॉमी है वो किस तरीके से आगे बढ़ती है, वो किस तरीके से रिवाइव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है पेपर नंबर 4 से, और क्वेश्चन है हाउ एटीट्यूड इज फॉर्म्ड, वंस फॉर्म्ड व्हाई एटीट्यूड इज डिफिकल्ट टू चेंज। मनोवृत्ति कैसे बनती है, एक बार बनने के बाद मनोवृत्ति बदलना मुश्किल क्यों है। अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख लेंगे। तो एटीट्यूड होता क्या है, पहले हम ये समझेंगे। एटीट्यूड होता है कि कोई भी इंसान जब किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी इशू या फिर किसी भी व्यक्ति के लिए उसका जो नज़रिया होता है, उसकी जो भावना होती है या फिर उसके जो विचार होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम मनोवृत्ति कहते हैं या फिर एटीट्यूड कहते हैं। और ये दोनों ही तरीके से हो सकता है, ये सकारात्मक एटीट्यूड भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। सकारात्मक मनोवृत्ति भी हो सकती है, नकारात्मक मनोवृत्ति भी हो सकती है। किसी ऑब्जेक्ट की तरफ जो है आपकी लाइकिंग भी हो सकती है, लेकिन दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ आपकी डिसलाइकिंग भी हो सकती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो मनोवृत्ति है, एटीट्यूड जो है, वो दोनों ही हो सकता है। एक वो पॉजिटिव और नेगेटिव वो जो है वो दोनों ही हो सकता है। और इसके कौन कौन से घटक हैं, इसके 3 घटक हैं जिसको कि हम ए बी सी कहते हैं। ठीक है, ए बी सी में पहला हम बात करेंगे अफेक्ट की। अफेक्ट होती है हमारी फीलिंग, किसी भी चीज़ को देख के हमारी फीलिंग, हमारे अंदर क्या भावना आती है। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं, या फिर सपोज करिए जैसे कि हमने सांप देखा, तो सांप देखकर हम क्या फील करते हैं, क्या हम डर जाते हैं, या फिर क्या हम बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं, या फिर हमें वो हम देखते हैं कि जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं सांप को कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो जो हमारी जो फीलिंग है वो कौन सा कंपोनेंट होता है, वो अफेक्ट कंपोनेंट होता है, वो भावना का कंपोनेंट होता है। फिर बिहेवियर आता है। ठीक है, बी से होता है बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब है हम किस तरीके से व्यवहार करते हैं उसके सामने। जब भी सांप हमारे सामने आता है तो हम किस तरीके से व्यवहार करते हैं, क्या हम उस सांप को मार डालते हैं या फिर हम खुद भाग जाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा क्या बिहेवियर है ये भी हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कॉग्निटिव की, संज्ञानात्मक। ठीक है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब कॉग्निटिव इफेक्ट क्या होता है, कॉग्निशन क्या होता है कि जब हमारा जहाँ पे मेंटल प्रोसेस जहाँ पे इन्वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं संज्ञानात्मक या फिर कॉग्निटिव फैक्टर। तो ऐसा क्यों हुआ कि मतलब अगर हम सांप से डरते हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, कि क्या है। एक तो होता है कि कुछ लोग होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं कि सांप है, ठीक है, वो डरते हैं लोग, लेकिन वो क्या कहते हैं उसको, उससे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे उनकी भावना नहीं होती। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का जो है सांप के साथ अगर
पीछे अगर उसके पास्ट में कोई ऐसा नकारात्मक एक्सपीरियंस उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से जो है वो सांप के प्रेजेंस में जो है वो अलग तरीके से बिहेव करेगा। तो ये कॉग्निशन जो है एक ये भी जो है ये भी इसका घटक है, कंपोनेंट है। तो हम बात करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड किस तरीके से फॉर्म होता है, किस तरीके से बनता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एटीट्यूड फॉर्मेशन की बात करेंगे, और उसमें है सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग या फिर प्राचीन अनुबंधन। इसमें क्या होता है, इसमें एसोसिएशन द्वारा सीखा जाता है, लर्निंग बाय एसोसिएशन सीखा जाता है। इसमें दो घटक होते हैं, और जो एक घटक जो है वो दूसरे के होने का जो है दूसरे के होने का जो है दूसरे के तो इसके अंतर्गत जो एक घटक होता है वो दूसरे घटक होने का जो है उत्पन्न होने का जो है वो संकेत देता है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है, एक एसोसिएशन, एक पेयरिंग हो जाती है दो चीज़ों के बीच में, और एक को देखते ही समझ में आ जाता है कि दूसरा भी जो है, दूसरा कंपोनेंट भी जो है वो फॉलो करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे कि बचपन में अगर जब हम लोग छोटे होते थे, तो यहाँ पे बहुत सारे जो नाना नानी जो है पैसे देते थे, तो क्या करते थे हम लोग को, जब भी नाना नानी को देखते थे तो हम लोग को लगता था कि अब हमें पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर एक जो है एसोसिएशन जो है वो फॉर्म हो जाता था, और फिर उसकी वजह से क्या होता था, उसकी वजह से जो है नाना नानी के आने के लिए हमारा जो एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता था। तो जिसकी वजह से, या फिर कोई भी रिश्तेदार आते थे तो उसको एक हमारे जो है एक अलग सा पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो फॉर्म हो जाता था। तो इसको हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग या फिर प्राचीन अनुबंधन, जिसमें कि एसोसिएशन हो जाता है। एक एक चीज़ के उत्पन्न होने के बाद जो है दूसरा चीज़ फॉलो होता है, जिससे कि दोनों के बीच में एक एसोसिएशन हो जाता है, एक पेयरिंग अप हो जाती है, और जो कि हमारे एटीट्यूड फॉर्म करने में मदद करता है। नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ठीक है, नैमित्तिक अनुबंधन, जिसमें क्या होता है, इसमें कोई भी चीज़ जो होती है ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पे डिपेंड करता है कि हमारा एटीट्यूड कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि रेड लाइट है, ठीक है, रेड लाइट है, अगर हम रेड लाइट को जंप करते हैं तो क्या होता है, तो हमें पनिशमेंट मिलती है। तो रेड लाइट जंप नहीं करनी, ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा एक एटीट्यूड फॉर्म हो रहा है कि रेड लाइट जो जंप करना जो है वो एक गलत काम है। तो यहाँ पे जो है हमारी जो मनोवृत्ति है वो डेवलप हो रही है, और यहीं पे अगर किसी चीज़ के लिए हमें रिवॉर्ड मिलता है तो हमारा जो एटीट्यूड है वो एक पॉजिटिवली डेवलप हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या फिर प्रेक्षणात्मक अधिगम। बहुत सारे लोग होते हैं, या जब हम छोटे होते हैं तो हम लोग जो है अपने पेरेंट्स को देख देख के बहुत कुछ सीखते हैं, तो उसी को कहते हैं ऑब्जर्वेशन लर्निंग। ठीक है, जब हम अपने को, बड़ों को या फिर किसी को भी ऑब्जर्व करते हैं और उससे जब हम सीखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर एक स्टडी की गई थी तो उसमें क्या था कि एक जो माँ है वो कोई भी एक अफ्रीकन आदमी को देख के जो है वो बहुत ज़्यादा जो है बहुत सिकुड़ती है, ठीक है, फ्राउन करती है। तो क्या होता है, बच्चा जब उसे ऑब्जर्व करता है तो बच्चा भी जो है उन अफ्रीकन लोगों के प्रति जो है उसका जो है नेगेटिव एटीट्यूड जो है वो फॉर्म हो जाता है। यही अगर जो है, अगर हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो अफ्रीकन के प्रति अगर किसी का जो है सकारात्मक एटीट्यूड है, तो जो बचपन में जो बच्चे होते हैं उनका जो एटीट्यूड जो होता है वो सकारात्मक ही डेवलप होगा। तो केवल जो ऑब्जर्व करने से, केवल जो है लोगों को जो है उनसे जो ऑब्जर्व करने के बाद ही जो है हमारा एटीट्यूड जो है वो फॉर्म हो सकता है। इसके बाद बहुत सारे अन्य कारक भी हैं, जैसे कि कल्चर है, ठीक है, अलग अलग कल्चर में अलग अलग चीज़ों को जो है वरीयता दी जाती है, प्रेफरेंस दी जाती है, और उसी से जो है हमारा जो एटीट्यूड जो है वो डेवलप हो जाता है। इसके बाद है वैल्यूज़। मूल्य हमारे क्या हैं, हमारे मूल्य कैसे हैं, उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमारा एटीट्यूड जो है वो किस प्रकार का होगा। अगर हम मानते हैं कि जो है चीटिंग करना गलत बात है, अगर हमारे लिए चीटिंग करना गलत बात है तो हम एग्ज़ाम में चीटिंग नहीं करेंगे, हमारा एटीट्यूड जो है चीटिंग की तरफ जो है वो नेगेटिव ही होगा। लेकिन कुछ लोग जो है वो चीटिंग करने को जो है सही मानते हैं, तो उनका एटीट्यूड जो है वो चीटिंग के प्रति पॉजिटिव है। तो इस तरीके से जो है हमारी जो पर्सनल वैल्यूज़ हैं, मूल्य क्या है, उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमारा एटीट्यूड किस तरीके का होगा। डायरेक्ट एक्सपीरियंस, प्रत्यक्ष अनुभव से भी जो है हमारा एटीट्यूड डेवलप
डेवलप होता है कि अगर सपोज़ करिए कि किसी को क्या किसी डॉग ने बाइट कर लिया है, तो उसका डॉग के प्रति क्या होगा, एक नेगेटिव एटीट्यूड जो है वो फ़ॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके जो प्रत्यक्ष अनुभव है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस से भी हमारे जो एटीट्यूड जो है वो फ़ॉर्म होते हैं। इन्फॉर्मेशन जानकारी, अगर किसी को किसी के बारे में जानकारी दे दी जाए बहुत सारी, तो उसका भी तो वो भी जो है एटीट्यूड फॉर्म करने में मदद करता है, मनोवृत्ति को बनाने में मदद करता है। अगर जो इन्फॉर्मेशन उसको सप्लाई की जा रही है अगर वो पॉजिटिव है, तो उसका एटीट्यूड कैसा डेवलप होगा, वो बहुत हद तक जो है वो पॉजिटिव डेवलप होगा। लेकिन अगर उसको जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा उसको सप्लाई की जा रही है, तो उससे क्या होगा, उसका एटीट्यूड जो है वो नेगेटिवली ही डेवलप होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर जो एटीट्यूड एक बार बन या जाने के बाद इसको चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल क्यों होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की, जानकारी का अभाव है। बहुत ज़्यादा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मतलब कि उनके पास जो वो चेंज करना चाहते हैं अपना एटीट्यूड, लेकिन उनके पास जो है जानकारी का अभाव होता है, दूसरे पहलू की जानकारी का अभाव होता है। तो जिसकी वजह से जो है उनका एटीट्यूड जो है वो चेंज करने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। नो इमीडिएट इफेक्ट, कोई तत्काल प्रभाव नहीं होता, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब नेगेटिव जब अगर आप एटीट्यूड अपना चेंज भी करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आज आपने डिसाइड किया कि आपको न्यूट्रिशनल डाइट लेनी है, ठीक है, न्यूट्रिशनल डाइट के प्रति अगर आप सोच रहे हो कि आपकी मनोवृत्ति आप बदल रहे हो कि आपको अपनी डाइट चेंज करनी है, लेकिन उसका आपको जो है इमीडिएट इफेक्ट नहीं मिलता, जिससे कि आप जो 2 दिन 4 दिन तो न्यूट्रिशनल डाइट लोगे, लेकिन पाँचवें छठे दिन से आप नॉर्मल अपनी रेगुलर जो डाइट होती है उसी पर आ जाते हैं। तो इस वजह से क्योंकि कोई इमीडिएट हमें इफेक्ट नहीं दिखता, इस वजह से भी हमारा जो एटीट्यूड चेंज करने का जो एटीट्यूड चेंज करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। रेजिस्टेंस टू चेंज, परिवर्तन का विरोध करते हैं, ये एक ह्यूमन नेचर है कि जब भी कोई चेंज होता है तो हम उसको बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं। तो और जब भी कोई चेंज होता है तो उसको बदलना जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इस यही चीज़ जो है वो एटीट्यूड के साथ भी है, हमें इसलिए अपना जो चेंज है एटीट्यूड जो मनोवृत्ति चेंज करने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। लैक ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी की वजह से भी जो हमारे जो एटीट्यूड है उसको चेंज करने में जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो है इन्वेस्ट कर सकें। इस वजह से भी हम जो है एटीट्यूड जो है अपना बदल नहीं पाते हैं। सोशल एक्सेप्टेंस, सामाजिक स्वीकृति के लिए भी जो है हम अपना एटीट्यूड नहीं बदलते हैं, क्योंकि जो भी जिस कल्चर में हम रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, वहाँ पे जो वैल्यूज़ जो प्रेफरेंस जिस चीज़ को दी जा रही है हम उसी को कंप्लाई करते हैं, हम सोशल एक्सेप्टेंस के लिए काम करते हैं। इस वजह से भी जो है हमारा एटीट्यूड जो है उसको बदलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। लैक ऑफ विल पावर, इच्छा शक्ति का भी अभाव देखने को मिलता है, जिसके कारण जो एटीट्यूड चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो वेरी मच।